हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में उपस्थित तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन देखने जा रहे हैं। वैसे प्रश्न जो मैट्रिक एग्जाम में पिछले बार बहुत बार पूछे गए हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसके लिए आपको मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है ax + by = c, जहाँ a b c एक अचर पद होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि रैखिक समीकरण का आलेख डॉट डॉट रेखा होता है। आप सभी को बता दें कि जब भी रैखिक समीकरण का यदि हम लोग आलेख ज्ञात करते हैं तो वह जो आलेख होता है ना, वह एक सरल रेखा में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आलेख किस प्रकार से होता है, तो ये सरल रेखा में होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर डॉट डॉट करती है। याद रखिएगा, दो रेखाएं, मान लेते हैं कि यह एक रेखा है और यहाँ से एक रेखा गुजर रही है। तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे से होकर गुजरती है तो कटान बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अगला सवाल क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण डॉट डॉट कहलाता है। दोस्तों याद कर ही लीजिए, वैसा रैखिक समीकरण जिसका अद्वितीय हल होता है वैसे समीकरण को हम लोग संगत कहते हैं, और वैसा रैखिक समीकरण जिसका अद्वितीय हल नहीं होता है वैसे रैखिक समीकरण को हम लोग असंगत कहते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, संगत। उसके बाद में क्वेश्चन 5 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 से बोला गया है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। तो ये भी जान लीजिए, जब भी दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं तो वैसे रैखिक समीकरण का जो हल होता है ना, वो मात्र एक हल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एक हल होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि यदि समीकरण ax + by + c = 0, जहाँ पे a b c एक अचर पद है और a does not equal to 0 और b does not equal to 0 है, तो दो डॉट डॉट वाला रैखिक समीकरण इसे कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी समीकरण में ax + by + c = 0 के टर्म कंडीशन के जैसा कोई भी फॉर्मेट में आपका समीकरण दिया गया हो, आपको लगता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप के जैसा वो समीकरण है, तो वैसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे तो दो ऑलरेडी लिखा गया था, यहाँ पे यदि हम लोग चरों लिख लेते तो क्या हो जाता, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि आश्रित समीकरण के युग्म डॉट डॉट हल होता है। तो जितने भी आश्रित समीकरण के युग्म होते हैं उन तमाम समीकरणों का अनेकों हल होता है। तो क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अनेक हल होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 में बोला गया है कि असंगत समीकरण के युग्म का डॉट डॉट हल नहीं होता है। तो जितने भी असंगत समीकरण होते हैं उन तमाम समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है। आप सभी के मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि दिए गए समीकरणों को सिद्ध कीजिए या हल कीजिए। यदि समीकरण संगत है तो उससे आलेखीय विधि द्वारा हल भी कीजिए। तो संगत होगा तभी आलेखीय विधि से हल करना है। यदि असंगत होता है तो उसका जब कोई हल ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे समीकरणों को आलेखीय विधि से भी हल नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए। तो क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि समीकरण
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख एक डॉट डॉट रेखा होती है। याद रखिएगा, जब भी कोई समीकरण का फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिया गया हो, जहां ए का मान 0 के मान के बराबर ना हो और बी का मान भी 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो उसका जो आलेख होता है ना, वो सरल रेखा में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी सरल रेखा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि संगत समीकरण युग्म का डॉट डॉट हल होता है। तो जितने भी संगत युग्म समीकरण जो होते हैं ना, उन तमाम समीकरणों का केवल एक ही हल होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल एक हल होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो वो डॉट डॉट कहलाता है। पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम आप सभी को बता दिए हैं कि वैसा समीकरण जिसका कोई भी हल ना हो, वैसे समीकरण को हम लोग असंगत समीकरण कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, असंगत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 में बोला गया है कि ऐसे दो युगपत समीकरण का निकाय जिसमें एक भी उभयनिष्ठ नहीं हो उसे डॉट डॉट समीकरण निकाय कहते हैं। तो वैसे समीकरण जिसके निकाय में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं रहता है, वैसे तमाम समीकरणों को हम लोग असंगत कहते हैं। उभयनिष्ठ ना होने के कारण ही इसका कोई हल नहीं होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि जब दो रेखाएं समपाती होती है तब इन युग्मों के डॉट डॉट हल होते हैं। तो जब भी दो रेखाएं आपस में समपाती रेखा होते हैं ना, तो ऐसे तमाम युग्मों को मात्र अनंत हल होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐसे समीकरणों के अनंत हल होते हैं जिसका काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 में बोला गया है कि समीकरण युग में x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x माइनस वाई बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण डॉट डॉट सरल रेखाएं होगी। तो जब यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, इन दोनों समीकरणों को यदि हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो ये 0 6 पे कटता है, ये आप सभी को मालूम होगा। तो ऐसे ग्राफीय निरूपण को हम लोग कौन से रेखाएं कहेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह होगा असमानांतर रेखाएं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि रैखिक समीकरण योग में x प्लस 3y बराबर 4 तथा 2x माइनस 5y बराबर 1 दिया गया है। तो ऐसे रैखिक समीकरण क्या होते हैं? अविरोधी होते हैं या विरोधी होते हैं, आश्रित होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अविरोधी है या विरोधी कैसे पहचानिएगा? तो देखिए, यहाँ पे a1 का मान आपका कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप 1 मानेंगे। a2 का मान कितना दिया गया? तो 2 दिया गया है। उसी प्रकार से a2 का यहाँ पे a1 a2 हो गया। उसके बाद में b1 b2 होता है, c1 c2 होता है। ये कोई भी आपस में बराबर नहीं है, यानी ये a1 डज नॉट इक्वल टू c1। यहाँ पे हम कह सकते हैं a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो ऐसे युगपत समीकरण का अविरोधी युग्म होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अविरोधी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 16 में पाएंगे कि समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 में यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तब इनका क्या हल होता है? यहाँ पे फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा के लिए आज जान ही जाइए, जब भी कोई भी समीकरण a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के फॉर्मेट में आता है तो ऐसे तमाम समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अद्वितीय हल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दिया गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय यानी केवल एक हल होंगे यदि यहाँ पे कौन ऐसा फॉर्मूला लगा दिया जाए कि समीकरण निकाय इतना और इतना का केवल अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी केवल एक ही हल
हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आप सभी को बता दिए हैं वैसा समीकरण जो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के फॉर्मेट पे दिख रहा हो, तो ऐसे तमाम समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है कि समीकरण a1x प्लस b1 y बराबर c1 और दिया गया है a2x प्लस b2y बराबर c2 में यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो इनका डॉट डॉट हल होता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछा भी गया है। उम्मीद है आप सभी को इसका सोल्यूशन जरूर आता होगा। देखिए कोई भी समीकरण a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2 दे दिया गया हो, तो ऐसे तमाम समीकरणों का अनगिनत हल होता है, यानी अनंत हल होता है। तो आइए इसी प्रकार से हम आप सभी को अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 19 के माध्यम से बोला गया है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 बराबर 0 और एवं दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे यदि। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी याद कर ही लीजिए, कोई भी समीकरण का निकाय यदि इस फॉर्मूला पे लगता हो तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 यदि रहता है ना, तो वैसे समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। क्वेश्चन 20 से बोला जा रहा है कि यदि am डज नॉट इक्वल टू bl तो निम्नलिखित समीकरण युग्म में ax प्लस by बराबर c तथा lx प्लस my बराबर d का क्या होगा। तो जाहिर सी बात ये अद्वितीय हल होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे अद्वितीय हल होगा, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 वाले फॉर्मूला पे आप बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 21 के माध्यम से बोला गया है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हल क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि कोई भी हल ना प्राप्त करने के लिए किस समीकरण निकाय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वैसे समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं a1 a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ऐसे समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कोई हल नहीं होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 एवं दिया गया a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनगिनत हल हो जाएंगे यदि। अब यहाँ पे आप सभी को क्या करना होगा कि इसे सॉल्व करके a और b का मान ज्ञात करना होगा। a और b का मान उम्मीद है आप सभी आसानी तरीके से ज्ञात कर ही लीजिएगा। यहाँ पे a का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, b का मान जो आएगा ना वो 1 होगा। अब ज्ञात कैसे कीजिएगा, एग्जाम पेपर में यदि आएगा तो जल्दी से क्या कीजिएगा a का मान यदि यहाँ पे a है तो यहाँ पे 5 बैठा दीजिए और b का मान कितना है तो 1 है तो यहाँ पे 1 बैठा दीजिए, फिर a का मान 5 बैठा दीजिए, b का मान 1 बैठा दीजिए। ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर 21 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर 5 b बराबर 1 होगा, तब इस समीकरण का अनंत हल होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए। क्वेश्चन 23 से बोला गया है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 5 4x प्लस 6y बराबर 9, तो निकाय क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a1 बटा a2 से ज्ञात करेंगे। तो a1 बटा a2 से 2 बटा 4 ये कट के 1 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद में b1 बटा b2 यानी 3 बटा 6 करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटा 6 कट के ये भी 1 बटा 2 आ जाएगा। और c1 बटा c2 यानी 5 बटा 9 करेंगे तो ये 5 बटा 9 का 5 बटा 9 होगा। यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, तो a1 बटा a2 बराबर में होते हैं b1 बटा b2 और यहाँ पे हो गया है डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम आप सभी को बता दिए हैं कोई भी समीकरण निकाय a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के रूप में आता है ना, तो ऐसे तमाम समीकरणों का निकाय असंगत होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, असंगत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 से बोला गया है
कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। यहाँ पे 4 समीकरण दिए जा चुके हैं। इस चारों समीकरणों को पहले आप सभी को a1 बटा a2 b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 ऐसे तमाम फार्मूला पे ज्ञात करना होगा। और आप सभी को बता दें, देखिए हम लोग क्या करते हैं, c को ज्ञात करते हैं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 भी आ रहा है ठीक, और c1 बटा c2 भी आ रहा है। देखिए a1 का मान यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे, a2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, ये कट के हमारा 1 बटा 2 आ जाएगा। उसके बाद में b1 का मान यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, b2 का मान -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। उसके बाद में c1 का मान 6 है, c2 का मान 4 है तो 3 बटा ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो कोई भी बराबर नहीं है, और अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए a1 बटा a2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए, या डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होना चाहिए। और ऐसे समीकरण आपको सी में देखने को मिल रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 के माध्यम से तमाम छात्रों से पूछा गया है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 6y बराबर 11 का किस प्रकार का हल संभव है। कैसे संभव है, तो ऐसा कीजिएगा a1 बटा a2, देखिए a1 का मान दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, तो आप लिख सकते हैं 2, और a2 का मान यहाँ पे 6 ले लीजिएगा, तो 2 बटा 6 कट गया, 1 बटा 2 मरतबे। तो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर लिए, तो a1 बटा a2 ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में आप ज्ञात करेंगे b1 बटा b2, b1 का मान कहाँ से आएगा, तो देख लीजिए b1 का मान यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखिएगा, b2 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 लिखिएगा, ये भी आपका कट के 1 बटा 2 आ जाएगा। उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं c1 बटा c2, तो c1 का मान देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे 7 है, c2 का मान यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया है, तो a1 बटा a2 हो गया है, बराबर में आ गया है b1 बटा b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू हो गया है c1 बटा c2। हम आप तमाम छात्रों को फॉर्मूला बता ही दिए हैं कि कोई भी समीकरण यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के फॉर्मेट में दी गई हो, तो ऐसे तमाम समीकरणों का अद्वितीय हल होता है और साथ ही यह वास्तविक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वास्तविक और अद्वितीय हल होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 में बोला गया है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर 14 समपाती होंगे। तो यहाँ पे k का कौन ऐसा मान रख दिया जाएगा कि दी गई समीकरण समपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 का मान की बात करें तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 मान लेंगे, a2 का मान यहाँ पे 2 दिया गया है तो हम लोग 2 मान लेंगे, तो a1 बटा a2 हमने ज्ञात कर लिया है। उसके बाद में b1 की मान की बात करें तो यहाँ पे 2 दिया गया है, और b2 का मान की बात करें तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, वही हम आप सभी को ज्ञात करके बताने जा रहे हैं। ऐसा करते हैं b2 का मान हम 4 रख देते हैं, यानी k का मान हम लोग 4 रख रहे हैं, तो ये 1 बटा 2 आ जाएगा। c1 का मान यहाँ पे 7 है तो हम लोग 7 लिखेंगे, और c2 का मान 14 है तो 14 लिखेंगे, ये भी आपका 1 बटा 2 आ जाएगा। और आप तमाम छात्रों को बता दें कि किसी भी रैखिक समीकरण को संपाती होने के लिए आसान सा जो नियम होता है वह होता है a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2 होना अनिवार्य है। तो a1 बटा a2 और c1 बटा c2 तो क्वेश्चन में ही हमें बराबर दे दिया था, तो हमें k का मान एक ऐसा ऑप्शन से रखना है जिसका मान रखते ही ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2 हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम 4 रख दे रहे हैं तो ये तमाम चीजों को पूरा करने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 4। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 27 से बोला गया है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय युग्म का कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग के का कौन ऐसा मान रख देंगे कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए a1 का मान कितना है, तो 1 है तो हम लोग 1 रखेंगे, a2 का मान यहाँ पे 3 है। उसी प्रकार से अगर हम c1 का मान देखेंगे तो 5 है, और c2 का मान देखेंगे तो 15 है। इसे हम लोग कटा सकते हैं, 5 या 15 यानी 1 बटा 3, 1 बटा 3 ये भी हमारा बराबर आ गया है। तो ऐसा करते हैं b1 का मान जो 2 है ना, तो हम लोग 2 को सेम टू सेम लिखते हैं। अब b2 का मान कौन ऐसा ऑप्शन से रखेंगे जो कटाने के बाद 1 बटा 3 हमारा आ जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम 6 को रख लेते हैं, 6 रखेंगे तब ना 1 बटा 3 आएगा। तो इसे हमें ये पता चल रहा है
कि A1/A2 और बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2 लाने के लिए k का मान हमारा 6 रखना चाहिए, तभी इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा 6। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए। 28 से बोला जा रहा है कि P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल ना होने के लिए देखिए यहाँ पे A1 का मान 5 है तो हम लोग 5 लिख सकते हैं। A2 का मान कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद में C1 का मान देखिएगा तो 7 दिया गया है, C2 का मान देखिएगा तो 3 दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे P दिया गया है, ठीक है। तो P की जगह पे हम लोग ऐसा करते हैं 10 रख लेते हैं। उसके बाद में B2 का मान यहाँ पे कितना है तो 2 है, तो अभी ना ये कट के 5 आएगा। यानी A1 देखिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी समीकरण युग्म का कोई हल ना होने के लिए कौन सा ट्रिक है, तो उसका आसान सा फॉर्मूला है कि A1/A2 होना चाहिए इस प्रकार से। A1/A2 बराबर में होना चाहिए B1/B2। तो जब A1/A2 जब हम लोग ज्ञात करें तो 5/1 आ रहा है, यानी 5 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है P का मान एक ऐसा मान रखना होगा जिसमें हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। तो P का मान यदि हम 10 रखेंगे तब ना 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा 5 आएगा, जिस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा 10। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए। क्वेश्चन 29 से बोला गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप सभी को के का मान रखना होगा, ऐसा मान रखना होगा कि प्राप्त युग्म समीकरण का अनंत हल हो जाएगा, यानी अनगिनत हल हो जाएगा। पहले A1 का मान देख लेते हैं, 2 है, A2 का मान 4 है। तो 2/4 करेंगे तो ये कई मरते कटेगा, तो 1/2 मरते कट जाएगा। उसके बाद में B1 का मान 3 है, तो ऐसे B2 का मान आप सभी को रखना होगा कि घटाने के बाद 1/2 आना चाहिए। देखिए 0 रखेंगे तो नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। ऐसा करते हैं ऑप्शन डी को रख के देखते हैं। ऑप्शन डी रखेंगे तो 6 है, घटा देंगे तो 1/2 आ ही जाएगा। और आज तमाम लोगों को मालूम होगा कि किसी भी युगपत समीकरण को अनंत हल होने के लिए उसे ऐसे होना चाहिए A1/A2 बराबर में होना चाहिए B1/B2 के। और ऑलरेडी यहाँ पे C1/C2 के तो बराबर है ही, बराबर में होना चाहिए C1/C2 के। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कब आ रहा है, जब k का मान 6 रखा जा रहा है। अतः कह सकते हैं क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होगा 6। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हो सकते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन 30 का सही जवाब हम लोग ऑप्शन डी रखेंगे, यानी डज नॉट इक्वल टू 3 रखना होगा। तभी यहाँ पे अगर 3 रखेंगे प्लस में रख सकते हैं या माइनस में रख सकते हैं, तो 3/6 कट के 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे y का मान 1 है तो 1/2 ये भी हो जाएगा, और 2/3 है तो 2/3 ये भी हो जाएगा। और अद्वितीय हल होने का क्या क्या फॉर्मूला है, तो A1/A2 और डज नॉट इक्वल टू B1/B2 कर दीजिए, या A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 कर दीजिए। तो प्राप्त समीकरण युग्म का आपका अद्वितीय हल हो जाएगा। तो यहाँ पे अद्वितीय हल लाने के लिए k का मान कितना रखना होगा, तो डज नॉट इक्वल टू 3 रखना होगा, यानी कि 3 के मान के बराबर नहीं रखना होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए कि समीकरण युग्म में kx - y बराबर 2, 6x - 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा जब, यानी k का मान हम यहाँ पे कौन सा रख देंगे कि प्राप्त समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे B1 B2 का मान की बात करें तो 1/2 है, C1 C2 का मान की बात करें तो 2/3 है। यानी यहाँ पे B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 ऑलरेडी दे रखा है। तो हम लोगों को A1/A2 बराबर B1/B2 करना है, या क्या करना है, k का मान हमें क्या रखना होगा। तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन 31 का, यहाँ पे k का मान 3 रख के देख लेते हैं। तो 3/6 कट के ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, जिससे ये हो जाएगा कि A1/A2 बराबर में B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं k का मान क्वेश्चन का सही जवाब 3 रखना होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में है कि समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3, 3x + ky बराबर 1 का एक ही हल अद्वितीय हल प्राप्त होगा जब। तो यहाँ पे k का मान हम लोग क्या रखेंगे, जिसका केवल एक ही हल प्राप्त होगा, यानी अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो ऐसा करेंगे, देखिए A1/A2 तो यहाँ पे 1/3 दिया गया है,
-2 बटा के का मान रख लेंगे -6, तभी ना होगा 1/3। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। के बराबर डज नॉट इक्वल टू -6 हम रख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 33 को देखिए कि समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 बटा a2 यानी 1/3 हो जाएगा। b1 बटा b2 तो 3 या 6 दूनी 12 हो जाएगा यानी 1/6 हो जाएगा। और ये 5 10 ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आने के कारण इसका एकल हल होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एकल हल होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देखिए कि यदि समीकरण युग्म में के एक्स माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल ना हो तो के का मान कितना रखना होगा। यानी दी गई समीकरण का कोई भी हल ना होने के लिए के का मान हमें कितना रखना होगा। तो ऐसा करेंगे के का मान -15 रख लेंगे। तो -15 रखेंगे ना तबे ना 15/6 कट के ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 2 तिया 6 यानी -5/2 हो जाएगा। यहाँ पे -5/2 ऑलरेडी दिया गया है। तो a1 बटा a2 और यहाँ पे b1 बटा b2 जब होगा ना, देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, तभी समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अन्यथा इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद है आज के इस पाठ में हम लोग जितने भी 1 से लेकर 34 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं उन तमाम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सभी को आ गया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया, वहां से भी आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैथ एंड मैजिक टिप्स और मोबाइल एप्लीकेशन पे भी इस पीडीएफ का लिंक दिया गया है। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में प्रत्येक दिन वीडियो का पीडीएफ दे दिया जाता है, वहां से भी आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। और साथ ही इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पे इसे प्रत्येक दिन सॉल्व कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।